पंचायत राज अधिनियम 1947 उत्तर प्रदेश। साथियों, लास्ट वीडियो में हमने पंचायत राज अधिनियम 1947 की संक्षिप्त रूप से चर्चा की थी, जिसमें हमने बताया था कि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत हमारा गांवों में निवास करता है, अधिकांश आबादी भारत के गांवों में है, गांवों का विकास ही राष्ट्र के विकास में सहायक होगा, उसके बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 में भी व्यवस्था दी गई और राज्य को निर्देशित किया गया कि राज्य ऐसे पंचायतों का गठन करे, जिसके परिणाम स्वरूप 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत राज गठन में पंचायतों का गठन किया, उनको शक्तियाँ प्रदान की और उनका निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसी को लेकर के भारतीय संविधान में अध्याय 9 और अध्याय 16 भी जोड़े गए। दोस्तों, पुरानी बातों को हम देखते हुए अब हम नए में आते हैं, तो हम अब अधिनियम की चर्चा करते हैं। अधिनियम क्या है? अधिनियम में आपके जैसा बताया मैंने 9 अध्याय और 119 धाराएं, एक अनुसूची शामिल की गई है। एक्ट का नंबर है एक्ट का नंबर 26, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947, एक्ट नंबर 26। दोस्तों, इसके पहला सेक्शन धारा 1 में संक्षिप्त नाम और इनका कहाँ लागू होगा और कहाँ लागू नहीं होगा, इसके विवरण को दिया गया है। तो धारा 1 बताती है इसका नाम संयुक्त प्रांत। इसलिए कह रहा हूँ मैं संयुक्त प्रांत, क्योंकि जिस समय यह अधिनियम बना उसमें उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत ही था, बाद में इसका नाम बदल के उत्तर प्रदेश हुआ है। संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 के नाम से यह अधिनियम जाना जाएगा। यह लागू कहाँ होगा? यह संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगा, सिवाय 4 अधिनियमों के अंतर्गत। दोस्तों, यहाँ देखते हैं हम उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959। जहाँ पर उत्तर प्रदेश नगर निगम 1959 लागू होता है, वहाँ उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम लागू नहीं होगा। दूसरा, जहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1916 नोटिफाइड एरिया जो घोषित है, वहाँ पर भी पंचायत राज अधिनियम लागू नहीं होगा। तीसरा, कैंटोनमेंट एक्ट, कैंटोनमेंट एरिया जो होते हैं वहाँ पर भी पंचायत राज अधिनियम लागू नहीं होगा। ये बता कौन रहा है? बता कहाँ, ये बात कहाँ कही जा रही है? ये बात कही जा रही है धारा 1 में, जहाँ पर संक्षिप्त नाम पहले दिया गया, संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम लागू कहाँ होगा? वो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगा, सिवाय इन 4 के, जिसमें पहला उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 जहाँ लागू होता है वहाँ लागू नहीं होगा। म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट 1916 नोटिफाइड एरिया जहाँ लागू होता है वहाँ नहीं लागू होगा। कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया में 1924 वहाँ लागू नहीं होगा। और चौथा, उत्तर प्रदेश टाउन एरिया एक्ट जहाँ पर लागू है वहाँ पर भी उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की बातें लागू नहीं होंगी। साथियों, अब हम देखते हैं दूसरा कि इसमें परिभाषा खंड है। परिभाषा खंड में कई धाराएं, कई बातों को परिभाषित किया गया, लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं उनको हम चर्चा करेंगे। जैसे पहले धारा 2 का में परिभाषित किया गया है न्याय पंचायत को। न्याय पंचायत जैसा कि अधिनियम की धारा 42 में स्थापित किया गया है, वही न्याय पंचायत होगी। दूसरा, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी धारा 2EE में परिभाषित किया गया है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कौन होगा? वह ऐसा अधिकारी होगा जिसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से जिस अधिकारी को यह दायित्व दिया गया है, वही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होगा। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्य क्या होगा? वह निर्वाचन नामावलियों को तैयार करेगा, उनका पुनरीक्षण करेगा, उनका प्रकाशन करेगा। ये हम आगे भी देखेंगे। अब आते हैं धारा 2 में ग्राम सभा को डिफाइन किया गया है, धारा 2 में ग्राम पंचायत को डिफाइन किया गया है और धारा 2X में भूमि प्रबंधक समिति को डिफाइन किया गया है। ये परीक्षा की दृष्टि से, प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धारा 28A में स्थापित समिति भूमि प्रबंधक समिति होगी। दोस्तों, हम अब समझने की कोशिश करते हैं ग्राम सभा और ग्राम पंचायत है क्या। ग्राम सभा छोटे छोटे कई ग्रामों को मिला करके
या एक बड़ी ग्राम सभा को लेकर के ग्राम पंचायत का गठन होता है। एक गांव में कई मकान होते हैं, कई लोग रहते हैं, वो एक ग्राम सभा हो गई। फिर ग्राम सभा कहाँ पे डिफाइन की गई है? वो धारा 3A में डिफाइन की गई है ग्राम सभा को। ग्राम सभा में ये चीज़ें आती हैं। ग्राम सभा में ग्राम सभा जिसे राज्य सरकार घोषित करती है प्रकाशन के द्वारा, वह ग्राम सभा होती है। कई ग्राम सभाओं को मिलकर के ग्राम पंचायत का गठन होता है। साथियों, अब आगे हम देखते हैं धारा 2A। जैसा कि हमने बता दिया, चैप्टर 2 में ग्राम सभा थी, केवल एक सेक्शन है धारा 3, केवल धारा 3 है। धारा 4 और 5 रिपील कर दी गई है। अब हम आते हैं चैप्टर 2A में। कौन लोग ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाने के लिए, उनके अंदर कैसी योग्यताएं होनी चाहिए, इस बात पे चर्चा करती है। दोस्तों, वास्तव में ये धारा, ये चैप्टर जो है 2A सदस्यों की ये नहीं बताता कि सदस्यों में योग्यताएं क्या होनी चाहिए, बल्कि वह यह कहता है कि कौन सी योग्यताएं नहीं होनी चाहिए। अर्थात योग्यताएं तो सामान्य होंगी, लेकिन कौन सी योग्यताएं उनको निर्वाचित होने से रोकेंगी, इस बात को डिफाइन करता है चैप्टर 2A सदस्यों की अनर्हताएं। ऐसी चर्ताएं 14 बताई गई हैं, 14 ऐसी अनर्हताएं बताई गई हैं। कितनी? 14। पहले देख लेते हैं। राज्य विधानमंडल यानी राज्य विधानसभा के लिए चुने जाने की जो योग्यताएं होती हैं, वो सारी योग्यताएं उस व्यक्ति में होनी चाहिए। अगर राज्य विधानसभा में कोई ऐसी चीज है जिसके कारण उसका चुनाव नहीं हो सकता, तो वह ये यहाँ भी प्रतिबंधित है। अर्थात ऐसा व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं चुना जा सकता। एक अपवाद है। अपवाद क्या है? राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए 25 वर्ष की आयु होती है, लेकिन यहाँ यह प्रतिबंध 21 वर्षों का है। अर्थात जो व्यक्ति 21 वर्ष का है और उसका मतदाता सूची में नाम है, तो वह पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य होगा। ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है धारा 9 में, धारा 9A में, धारा 9A में इस बात को कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति नहीं चुना जाएगा जिसकी आयु 21 वर्ष से कम हो। ठीक है, उसको हम समय आने पर देखेंगे आगे। अब दूसरी निर्योग्यता के मामले में चर्चा करता है। अगर वह व्यक्ति वैतनिक सेवक है, वह ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत में वैतनिक सेवक है, ऐसा व्यक्ति भी ग्राम पंचायत सदस्य के लिए चुने जाने के लिए योग्य नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, कोई लाभ का पद अगर उसके पास है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधीन, ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत के अधीन, इस तरह कोई बोर्ड, निकाय, ऐसी स्थितियों में कहीं कोई लाभ का पद अगर कोई धारण करता है, तो ऐसा व्यक्ति भी ग्राम पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य नहीं होगा। साथियों, अगर कोई व्यक्ति दुराचरण के कारण पदच्युत कर दिया गया है, ऐसा व्यक्ति भी ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाने के लिए योग्य नहीं होगा। फिर कोई शुल्क बकाया हो, अगर ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का कोई टैक्स बकाया है, या उसके पास कोई ऐसे अभिलेख थे और उन अभिलेखों की अपेक्षा की गई थी कि वह उन्हें प्रस्तुत कर दे और वह नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। लेकिन यह योग्यता तभी तक के लिए होगी अगर वह व्यक्ति शुल्क जमा कर देता है या वह अभिलेख प्रस्तुत कर देता है, तो ऐसी निर्योग्यताएं समाप्त हो जाएंगी। अगर कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित कर दिया गया है, ऐसा व्यक्ति भी ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाने के लिए योग्य नहीं हुआ। और ऐसी योग्यता कितने दिनों के लिए होगी? 5 सालों के लिए। दिवालिया घोषित होने के 5 वर्ष तक वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अब आते हैं हम, अगर कोई व्यक्ति नैतिक अधमता का दोषी पाया गया है, नैतिक अधमता का दोषी पाया गया है, ऐसा व्यक्ति भी न्यायिक ग्राम पंचायत का चुनाव लड़े जाने से रोक दिया जाएगा।
अर्थात उसका भी निर्वाचन के लिए वह अयोग्य होगा और इसकी अवधि भी 5 वर्ष तक के लिए ही होगी। अर्थात अगर कोई व्यक्ति नैतिक अधमता का दोषी पाया गया है तो जिस तिथि को दोषी पाया गया है उसे 5 वर्ष तक के लिए उसे डिबार किया जा सकता है, उसे रोका जा सकता है कि वह चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके बाद 8वां है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1853। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1853 के किसी धारा के अंतर्गत अगर वह व्यक्ति 3 मास के कारावास से अधिक के दंड से दंडित किया गया है, ऐसा व्यक्ति भी चुनाव 5 वर्षों के लिए नहीं लड़ सकता है, अर्थात वह भी इसकी एक निर्योग्यता ही होगी। एसोसिएशन सप्लाई एक्ट 1946 के अधीन अगर 6 मास के कोई कारावास या दंड मिला है, ऐसा व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता। आबकारी अधिनियम 1910 3 मास के कारावास से अगर दंडित किया गया है, वह ऐसा व्यक्ति भी ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाने के लिए योग्य नहीं होगा। स्वापक औषधि अधिनियम 1985 के अंतर्गत किसी भी दंड से दंडनीय हो अगर वह दोष सिद्ध किया गया है, ऐसा व्यक्ति भी ग्राम पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य नहीं होगा। इसके बाद 12 अगर निर्वाचन संबंधी कोई उसके ऊपर आरोप थे जिसके कारण वह दोष सिद्ध किया गया है, ऐसा व्यक्ति भी ग्राम पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य नहीं होगा। सामाजिक नियोग्यता अधिनियम 1947 के अधीन अगर वह व्यक्ति दोष सिद्ध किया गया है, ऐसा व्यक्ति भी ग्राम पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य नहीं होगा। धारा 95(2) धारा 95(2) हम देखेंगे जब चैप्टर 7 पढ़ेंगे। चैप्टर 7 में बाह्य नियंत्रण की बात करता है, जिसमें राज्य को पावर है कि वह उस पर नियंत्रण करे। अगर राज्य किसी विशेष आदेश द्वारा किन्हीं परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को रोकता है तो ऐसा व्यक्ति भी चुनाव में भाग नहीं ले सकता, उसका निर्वाचन नहीं हो सकता है। दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि एक सामान्य सी परिकल्पना देखें तो अगर दिवालिया घोषित हो गया है तो 5 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। नैतिक अधमता का दोषी है, 5 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दोषी है, 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है आपका। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आबकारी के अंतर्गत है, 3 मास सजा मिली है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत हमें प्री के लिए, प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम में 3 मास का कारावास। ध्यान देने की चीज़ें, इसको अंडरलाइन भी कर लें। इसको कितने समय का है? 3 मास का। इसके बाद आबकारी अधिनियम के अंतर्गत भी 3 मास का। एसोसिएशन सप्लाईज एक्ट में 6 मास का कारावास है। अगर इनमें है इतने समय अवधि के इनको दिया गया है कारावास, ऐसा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। दोस्तों, इसके बाद सेक्शन 3, 4, 5 रिपील किया गया है। 5A में आप सदस्यों की अनर्हताएं आ गई। धारा 6 अगर सदस्य नहीं रह जाता है तो ऐसा व्यक्ति भी निर्वाचन से उसका पद समाप्त हो जाएगा। लेकिन सदस्य नहीं रह जाएगा कब कहा जाएगा? ऐसा तब कहा जाएगा जब उसका नाम निर्वाचन नामावलियों से हट जाएगा या काट दिया जाएगा। ऐसा व्यक्ति सदस्य नहीं रह जाएगा। अनर्हता पर, योग्यता और निर्योग्यता पर अगर विवाद होता है तो उसका निर्णय कौन करेगा? प्रश्न उठता है। उसका धारा 9A मतदान का अधिकार किसे होगा? मतदान का अधिकार जिसका निर्वाचक नामावलियों में नाम होगा। दोस्तों, हम जानते हैं निर्वाचक नामावली में नाम के लिए 18 वर्ष की आयु की बात करता है और निर्वाचित होने के लिए यहाँ 21 वर्ष की आयु की बात करता है। दोस्तों, इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जब देखेंगे, हमारे पास आएगा ग्राम सभा की बैठकें, ग्राम पंचायत। सदस्यों की अनर्हताएं देख लिया हमने क्या आज देखा? प्रारंभिक देखा कि इसका नाम क्या है, संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 कहाँ लागू नहीं होगी? उत्तर प्रदेश नगर निगम, म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट, कैंटोनमेंट एक्ट और उत्तर प्रदेश टाउन एरिया पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश के सिवाय लागू होता है, अर्थात उत्तर प्रदेश के सिवाय इन क्षेत्रों को छोड़ करके पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा। फिर हमने देखा परिभाषा खंड को, परिभाषा खंड में जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं थीं उनको हमने देखा।
इसके बाद हमने ग्राम सभा देखी जो कि धारा 3 में परिभाषित की गई थी। फिर हमने चैप्टर 2A देखा जिसमें सदस्यों के चुनाव को अयोग्यताओं को देखना था, जिसमें 14 प्रकार की अयोग्यताएं बताई गई थी, उसे हमने देखा। और उसको देखने के बाद हमने देखा कि अगर कोई व्यक्ति सदस्य नहीं रह जाता है, कब नहीं रह जाता है, जबकि उसका किसी कारण से उसका नाम निर्वाचन नामावलियों से हटा दिया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति सदस्य नहीं रह जाएगा। अगर अनर्हता पर कोई विवाद होता है तो उसका निर्णय कौन करेगा? उसका निर्णय नियत प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जो अपील के निर्णय के अधीन होगा। धारा 9A मतदान की बात करता है। मतदान जिसका निर्वाचन नामावलियों में नाम होगा वह व्यक्ति मतदान में भाग लेगा, लेकिन चुनाव वही लड़ सकता है जिसका 21 वर्ष या जिसका निर्वाचित वही व्यक्ति हो सकता है जिसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होगी। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या क्या बचा हुआ है हमारे पास, ग्राम सभा की बैठकें, ग्राम पंचायत के कार्य और ग्राम पंचायत का प्रशासन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपके लिए मैं ओम आनंद। दोस्तों ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8318833817। धन्यवाद। थैंक यू।